गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो हमें आइडिया है कि अपनी जो 12th क्लास की जो बुक है जो 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट बुक जिसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं और आवेश से संबंधित जो भी राशियां हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया है, विद्युत धारा हो गई है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया है, चुंबक हो गया है और विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब स्पष्ट बात यह है कि जो फर्स्ट बुक है, अपनी उस फर्स्ट बुक में अपन क्या देखते हैं, मेन पॉइंट क्या है, आवेश। पूरे ये फर्स्ट बुक किसके ऊपर कार्य करती है, आवेश के ऊपर काम करती है। आगे बात समझ में। इस आवेश के अंदर बेसिक पढ़ते हैं कि आवेश है क्या चीज़, फिर आगे हम धीरे धीरे पढ़ते हैं इस आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, साथ में क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसके साथ में धीरे धीरे हम आगे क्या पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उनके बारे में हम, जोर से बोलो, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। वैसे ही अपनी जो सेकंड बुक है, जो 12th की जो सेकंड बुक होने वाली है, वो पूरी जो सेकंड बुक है वो किस पे डिपेंड है, अपने प्रकाश के ऊपर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है भाई, प्रकाश के ऊपर डिपेंड है। मतलब अपनी जो सेकंड बुक है उससे, उसका और जो फर्स्ट बुक है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में। तो सेकंड बुक कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपने फर्स्ट बुक अच्छे से क्लियर नहीं हुई है तो ऐसा नहीं है कि सेकंड बुक अपनी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अपनी सेकंड बुक की अगर बात करें, जो सेकंड बुक है इसको अपन क्या पढ़ने वाले, प्रकाश से के बारे में पढ़ने वाला है। आ रही बात समझ में। तो अब देखो इस सेकंड बुक के बात की जाए तो अपनी जो सेकंड बुक है किससे रिलेटेड है, अपने प्रकाश से संबंधित है। आगे बात समझ में। अब इस प्रकाश से संबंधित जो सेकंड बुक है, इसमें जो टोटल चैप्टर होने वाले हैं अपने पास, वो चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक होने वाले हैं। आगे बात समझ में। और ये जो 9 से लेकर जो 14 चैप्टर डिवाइड किए गए हैं, वो अपन ने थोड़ा अगर बेसिक नॉलेज है अपने को 11th क्लास का, तो हमने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि अपनी जो फिजिक्स है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। भाई एक ऐसी फिजिक्स जिसके अंदर हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिनमें वस्तुओं का जब वेग होता है या फिर चाल होती है, प्रकाश के वेग से बहुत ही कम होती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा होगा भाई, गति के नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा होगा, उष्मा के बारे में पढ़ा होगा। आगे बात समझ में। जैसे अपना पंखा चल पा रहा है, चल रहा है ना भाई पंखा, तो पंखे की हमने स्पीड की अगर बात करें, ऐसा तो है नहीं भी प्रकाश की स्पीड के बराबर हो। भाई हम सबको आइडिया है जो प्रकाश की जो स्पीड है, जो वेग है, उसका मान कितना है भाई, प्रकाश की जो स्पीड है उसका मान है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर। इसको अगर सरल किया जाए तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा 1 सेकेंड में। तो प्रकाश जो अपना है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो अपने पंखे की, अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी तो हो नहीं सकती भाई, नहीं हो सकती ना। तो इसी बेस पे क्या किया गया था, 11th में फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। भाई एक पार्ट वो है जिसके अंदर हम ऐसी वस्तुओं का या फिर ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनका वेग या फिर चाल है प्रकाश की वेग से बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। वैसे ही कुछ वस्तुएं या फिर कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं भाई जिनमें वस्तु का जो वेग होने वाला है या जो चाल होने वाली है प्रकाश के वेग से ज़्यादा हो जाए या उनके बराबर हो जाए।
ठीक है ना। तो इस बेस पे एक नई फिजिक्स बनाई गई थी जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो अब अपने 12th की अगर बात की जाए तो 12th के अंदर देखो अपने कौन कौन सी फिजिक्स आने वाली है। अब सेकंड बुक की अगर बात कर रहे हैं तो सेकंड बुक प्रकाश के चारों तरफ घूमने वाली है। आगे ना बात समझ में। तो इस प्रकाश से संबंधित जो सेकंड बुक है इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का नाम है प्रकाशिकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। आगे ना बात समझ में। और एक पार्ट है जिसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं, परमाणु भौतिकी जिसे बोलते हैं, जो अपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी आ रही है। आगे ना बात समझ में। और एक जो पार्ट है वो क्या है, नाभिक से संबंधित है, जिसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। और एक और जो लास्ट पार्ट है इस 12th की फिजिक्स के अंदर जो अपने चलने वाला है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सारे पार्ट्स के बारे में हम 12th क्लास की सेकंड बुक में पढ़ने वाले हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी 12th क्लास की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 9 होने वाला है, जो एक प्रकाशिकी का एक पार्ट है। वो प्रकाशिकी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे चैप्टर नंबर 9 होने वाला अपना, जिसका नाम रहेगा किरण या कण प्रकाशिकी। आगे बात समझ में। और जो चैप्टर नंबर 10 है वो रहने वाला है अपना तरंग प्रकाशिकी रहने वाला है। आगे बात समझ में कि अपनी जो 12th की जो सेकंड बुक स्टार्ट होने वाली है वो प्रकाशिकी से स्टार्ट होने वाली है। चैप्टर नंबर 9 जिसका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला अपना, जिसका नाम रहेगा अपना किरण प्रकाशिकी रहने वाला है। आगे ना बात समझ में। अब देखो इस चैप्टर के अंदर अपन देखो क्या पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं अपन किरण प्रकाशिकी के बारे में। तो अपनी जो ये किरण प्रकाशिकी है, मतलब जो सेकंड बुक स्टार्ट होने वाली है, तो वो किरण प्रकाशिकी में अपना जो चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ने वाले हैं, किरण प्रकाशिकी, जिसे हम क्या बोलेंगे, रे ऑप्टिक्स बोलने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है अपनी 12th क्लास में, सबसे पहले अपने को आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या क्या तो क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे बात समझ में। तो सिंपल सी बात है, ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये अपने 3 पार्ट में मिलने वाला है अपने पास। एक पार्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, केवल प्रकाश से संबंधित बातों को पढ़ेंगे, मतलब प्रकाश का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि भाई प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की नेचर कैसा होता है, भाई प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की वेग या स्पीड कैसा होता है। आगे बात समझ में। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक चीजें होने वाली है प्रकाश की, उनके बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में। और दूसरा जो पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर वो होने वाला है प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं होने वाली हैं, मतलब इन प्रकाश के घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे हमने 10th क्लास में भी बेसिक पढ़ा होगा, प्रकाश की घटना कौन सी हो गई भाई, परावर्तन हो गई, अपने अपवर्तन हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, और प्रकीर्णन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे ना बात समझ में। तो चैप्टर 9 अपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक पार्ट के अंदर तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ प्रकाश के बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश क्या क्या चीजें हैं, प्रकाश से संबंधित छोटे
दिशा से लेकर उसकी प्रकृति से लेकर उसकी डेफिनेशन से लेकर सभी बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे परावर्तन हो गया है, अपवर्तन हो गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है, वर्ण विक्षेपण हो गया और प्रकीर्णन हो गया। इन घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो तीसरा पार्ट रहने वाला है, हम प्रकाश से संबंधित जो उपकरण होंगे, मतलब प्रकाश के उपकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किनके बारे में, प्रकाश के उपकरणों के बारे में। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने पढ़े होंगे भाई 10th क्लास में भी बेसिक तो पढ़ा होगा, जैसे दर्पण हो गया, अपना लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, वैसे ही नाम तो सुना होगा भाई सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये नाम तो सुनेंगे अपने। तो इन चीजों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि जो चैप्टर 9 है अपना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या रहने वाला है, प्रकाश से संबंधित है। इस पार्ट में सिर्फ आप प्रकाश से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे प्रकाश होता क्या है, किसे बोलते हैं भाई प्रकाश, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश की अगर स्पीड है या फिर वेग है, कितनी होती है या फिर कम ज़्यादा भी होती है, क्या होता है प्रकाश से रिलेटेड, XYZ जो छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर का फॉर्मेट क्या है, इस चैप्टर का फॉर्मेट यही है, इस चैप्टर से अभी जो लास्ट 3 साल का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से तो क्वेश्चन तो क्या आने वाला है, आधे आधे नंबर के, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 1.5 नंबर का, फिर या तो 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का। ये फॉर्मेट है। या तो भी आधे नंबर का MCQ आने वाला है, आधे नंबर का ब्लैंक मतलब रिक्त स्थान आने वाला है, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आने वाला है। आगे बात समझ में, या फिर 1.5 नंबर का डेरिवेशन आ जाए, या फिर कोई डेफिनेशन वगैरह आ जाए, या फिर कोई छोटा डेरिवेशन आ जाए। और एक 3 या फिर 4 नंबर का एक बड़ा डेरिवेशन है, वो हर साल आ रहा है कंटिन्यू 10 सालों से, तो एक वो बनता है। तो सबसे पहले अपने को क्लियर होनी चाहिए कि ये जो 1 नंबर के, आधे नंबर के, 1.5 नंबर के, ये क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। कोई भी टॉपिक पढ़े तो अपने को आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। जब अपने को आइडिया रहेगा भाई इस टॉपिक से ये वाले ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो क्वेश्चन क्लियर हो गए तो टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा, चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। अपने को आइडिया होना चाहिए कि भाई 1.5 नंबर के टॉपिक कौन से बनने वाले हैं, वो आइडिया रहेंगे तो हमारी समस्या नहीं आएगी आगे। अपने को आइडिया होना चाहिए भाई 1.5 नंबर के न्यूमेरिकल है क्या चीज़, तो आइडिया होगा तो अपने इजी रहेगा। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, या तो बुक में 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और करंट के लास्ट 2 सालों की अगर देखा जाए, अगर 3 का भी आ रहा है तो वो भी ऑप्शनल आएगा, क्योंकि 4 का तो पहले से ही ऑप्शनल आ रहा है। आगे ना बात समझ में। इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 या फिर 4 नंबर में बनने वाले हैं। आगे बात सुन रहे, जब अपने को आइडिया रहेगा भी अपने 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो वो नंबर तो अपने क्लियर होने वाले हैं। फिर मेन चीज रहती है आधे नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन। ये तब जाके अपने क्लियर होंगे जब अपन कोई भी टॉपिक पढ़ें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपने को बनाने आने चाहिए। कि जैसे अपन पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित ही पढ़ेंगे तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं। अगर उनका अपने को आइडिया होगा, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने गलत होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रकाश से संबंधित घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे ना बात समझ में। तो अब देखो प्रकाश से संबंधित हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो वो देखो। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा प्रकाश की डेफिनेशन से रहेगा कि भाई प्रकाश बोलते किसे हैं। आगे बात समझ में। अब देखो जैसे 10th स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए, उसकी डेफिनेशन चलती आ रही है। क्या चलती आ रही है भाई, कि भाई अपने डेली लाइफ में देखा जाए कि अपने को प्रकाश देखो किसे बोलते हैं। 10th के स्टैंडर्ड से ये डेफिनेशन है कि प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। भाई अगर प्रकाश नहीं हो तो वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। भाई ये तो मैंने बात बताई है, भाई मेरी बात माननी नहीं है, अपने आप को
भाई ट्राई करके देखना है ये चीज सही है या फिर गलत। तो सीधा सा एग्जांपल क्या है भाई, अगर हम इस रूम में बैठे हैं, अगर मान लो यहाँ पे लाइट कट जाए, अंधेरा हो भाई, आगे बात समझ में। अगर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटर करूँ तो मेरे को आइडिया थोड़ी होगा कि बोर्ड किस साइड में लगा हुआ है, टेबल किस साइड में लगी हुई है, नहीं आइडिया रहेगा भाई। लेकिन जैसे ही मैं बल्ब ऑन कर दूंगा या फिर सूरज का प्रकाश आ जाएगा, कैसे भी लाइट आ जाएगी, तो मेरे को साफ साफ दिख जाएगा भाई कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो इससे प्रूफ क्या होता है भाई, प्रकाश की वजह से हम क्या देख पा रहे हैं, वस्तुओं को देख पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो वस्तु अपने को 1% चांस नहीं है कि दिख जाए। वो बात अलग है कि हम वस्तु को देखते हैं आंखों की सहायता से, लेकिन आंखें तभी वस्तुओं को देख पाएगी जब वहां पे क्या होगा, अपने आसपास प्रकाश होगा। आगे ना बात समझ में। तो अब नॉर्मल जो 10th स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि एक चीज और पढ़ाओ चलो उसके साथ, उसके बाद में देखो डेफिनेशन पूरी और क्लियर होगी। पहले मेरे को ये चीज बताओ भाई, जो प्रकाश है, मतलब जो सूरज से जो प्रकाश आ रहा है उससे बात कर लो चाहिए, कि जो सूरज से प्रकाश आ रहा है वो अपने को दिखाई थोड़ी दे रहा है। दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर दिखता तो अपने को उसमें प्रकाश की लाइनें आती हुई दिखाई देती भाई, दिखाई देती ना, नहीं दिख रही है भाई। जैसे बल्ब ऑन कर दिया तो इस कमरे के अंदर चारों ओर भाई ब्राइटनेस चमक हो गई है, लेकिन जो प्रकाश की इस बल्ब से जो लाइटें निकल रही हैं उसकी रेखाएं थोड़ी दिखाई दे रही है अपने को, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो स्पष्ट क्या होता है, तो डेफिनेशन फर्स्ट क्या बनती है कि जो प्रकाश है वो स्वयं तो क्या रहता है भाई, अदृश्य रहता है, खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या करता है वो वस्तु देखने में सहायता करता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन यही थी भाई कि प्रकाश वह कारक है, मतलब ऐसे एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जो स्वयं तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या करता है, जो भी वस्तुएं हैं अपने आसपास उन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन होने वाली है, जो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होने वाली है, जिससे क्वेश्चन उठने वाला है, वो क्या है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बताई गई है, प्रकाश को क्या माना भाई, ये जो अपना जो प्रकाश है उस प्रकाश को क्या माना गया है, ऊर्जा, मतलब जो एनर्जी का एक रूप माना गया है। किसका रूप माना गया है, ऊर्जा का एक रूप माना गया है, जिसकी देखो फिक्स, अब अपने को देखो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब सूरज से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, उसकी चमक भाई कम ज्यादा होती रहती है अपने वायुमंडल के कारण। कई बार तो देखो धूप बहुत भयंकर रहने वाली है और कई बार धूप थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब जो सूरज से जो प्रकाश आ रहा है उसकी जो तो उसकी जो ब्राइटनेस रहने वाली है वो कम ज्यादा होती रहती है। आगे ना बात समझ में। तो इसी बेस पे अपने देखो क्या बताया गया है, सूरज से तो भाई अपने पास 0 से लेकर अनंत तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन जो अपनी आंखें हैं जो वस्तुओं को देखती है वो इनमें से एक निश्चित रेंज की, निश्चित परास की वस्तुओं को ही देख पाती है। तो अपनी आंखों के लिए जो प्रकाश देखने लायक है उस प्रकाश को क्या बोला जाता है, कौन सा प्रकाश बोला जाता है, उससे बोला जाता है दृश्य प्रकाश। आगे ना बात समझ में। तो नई जो डेफिनेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो किसके बीच में होने वाली है। अगर एंगस्ट्रॉम में अगर बात की जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होने वाली है। आगे बात समझ में। और अगर इसी वैल्यू को अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो नैनोमीटर में कितनी हो गई भाई, 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में होने वाली है।
अगर इसी को मीटर के अंदर देखा जाए, क्योंकि अपन जितनी भी भौतिक राशि पढ़ते हैं उनको मापने की पद्धति पढ़ी है, मुख्य पद्धति कौन सी है? एमकेएस पद्धति है। उस एमकेएस पद्धति में जितनी भी दूरियां हैं उन सभी को मीटर में मापते हैं। तो अगर इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो अपने को आइडिया भाई, एक एंगस्ट्रॉम में तो कितने होते हैं भाई? 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर की अगर बात की जाए, उस नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻9 मीटर। तो इनको इजीली सोल्व किया जाए तो ये 400 तो ऐसे कैसे, नैनो को कर दिया मैंने 10⁻⁻9 मीटर। आगे ना बात समझ में? तो इसको इजीली सरल किया तो 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होने के बाद में कितनी बची है भाई? 4 × 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ से जो मीटर के अंदर इसकी अगर तरंग दैर्ध्य की एक बात की जाए, वो 400 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो बन जाएगी अपनी 4 × 10⁻⁻7। वैसे ही यहाँ पे तो 2 पॉइंट कम हुए हैं, तो यहाँ से 2 पॉइंट कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो अब देखो नई डेफिनेशन जो होने वाली है। तो प्रकाश किसका? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी तरंग दैर्ध्य किसके बीच में होती है? क्वेश्चन पे डिपेंड है। अगर ऑप्शन में आता है कि भाई अगर एंगस्ट्रॉम के अंदर वैल्यू दे रखी है तो ये वाली वैल्यू अगर दिख गई तो ये वाला सही है। अगर वैल्यू अपने को नैनोमीटर में ऑप्शन दे रखे हैं सारे, तो कौन सा आंसर सही है? ये वाला सही है। अगर वैल्यू अपने को मीटर में दे रखी है तो कौन सी वाली वैल्यू सही है? ये वाली सही है। तो कोई भी टॉपिक पढ़े क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो डेफिनेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनने वाला है। कौन सा? एक तो ये याद रखना है, प्रकाश निम्न में से किसका रूप है? ऑप्शन आने वाले हैं ऊर्जा का, शक्ति का, संवेग का, XYZ कोई भी ऑप्शन दे। तो मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए, किसका रूप है भाई? ऊर्जा का रूप है। जहां पर भी ऊर्जा नाम दिख गया वो सही, बाकी सारे ऑप्शन है गलत। उसके अलावा अगर क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है, निम्न में से जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य परास कितनी है? परास मतलब है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर ऑप्शन अपने पास एंगस्ट्रॉम में आ रहे हैं तो ये वाला सही है भाई। अगर अपने पास नैनोमीटर में आ रहा है तो ये वाला सही है। अगर मीटर में आ रहा है तो ये वाला सही है। हो गई बात समझ में? तो डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन मैक्सिमम 2 पार्ट बन सकते हैं। एक तो ऊर्जा वाला, किसका रूप है? ऊर्जा का। दूसरा तरंग दैर्ध्य की वैल्यू दे दी जाए तब कौन सा सही है, ये चीज अपने को देखना है। आगे बात समझे? तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर होता है परिभाषा के बारे में। अब दूसरा पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे ना बात समझ में? किसकी प्रकृति देख रहे हैं हम? प्रकाश की प्रकृति देखने वाले हैं कि अपने को जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या भाई? नहीं दे रहा है, इसकी वजह से वस्तु दिखाई दे रही है। आगे बात समझ में? हाँ में हाँ नहीं भरनी है, अपने को क्लियर होना चाहिए पॉइंट। समझ में आगे भाई? तो प्रकृति की अगर बात की जाए तो देखो अपने चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है। इस चैप्टर 9 में तो सिर्फ अपन प्रकाश के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 जो होने वाला है उसका नाम रहने वाला है तरंग प्रकाशिकी। ये तो बताइए अपन ने, उस तरंग प्रकाशिकी के स्टार्टिंग के टॉपिक प्रकाश की प्रकृति से संबंधित है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट, अपने कथन दिए हैं, उन्होंने प्रूफ भी किया है कि प्रकाश की क्या क्या प्रकृति होती है। आगे ना बात समझ में? तो अभी तो अपने को याद रखना है, देखो प्रकाश की प्रकृति कौन सी होती है। तो अपना जो प्रकाश है उस प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है भाई? द्वैत प्रकृति होती है। कैसी होती है भाई? द्वैत। द्वैत का मतलब डबल प्रकृति शो करता है। आगे ना बात समझ में भाई? ऐसा कैसे? जैसे खुद की मान लो भाई, अपने आप की मान लो, तुम्हारी भी 2 प्रकार की प्रकृति है। सर हमारी 2 किस प्रकार से है भाई? अभी अगर तुम अपने घर वालों के सामने रहोगे तो थोड़े सिंसियर बन के रहोगे ना। जैसे ही अपने दोस्तों के साथ आओगे तो तुम्हारा नेचर बदल जाएगा, मतलब अपने वाली पे आई जाओगे तुम,
आगे ना बात समझ में? तो घर वालों के सामने तुम्हारी प्रकृति अलग है भाई, और अपने साथियों के साथ में प्रकृति अलग है, मतलब दो दो रूप में तुम काम कर रहे हो। वैसे ही क्या है, प्रकाश है, प्रकाश की भी क्या होती है भाई, द्वैत प्रकृति होती है। तो द्वैत प्रकृति होती है तो सर कौन कौन सी द्वैत प्रकृति में, मतलब कौन से दो रूप में काम करता है ये? तो देखो प्रकाश जो है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो प्रकाश है किसके जैसे कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। कौन सी प्रकृति को भाई? कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश किस प्रकृति को? तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो सिंपल पहली बात तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि भाई प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। अब ऑप्शन देखो दो आने वाले हैं, जो ऑप्शन मिल जाए अपने को वही सही है। या तो ऑप्शन में आएगा द्वैत प्रकृति, तो ये वाला ही सही है। थोड़ा सा अगर एडवांस क्वेश्चन बना दिया जाए, द्वैत प्रकृति नहीं दी जाए, तो फिर क्या ऑप्शन में आएगा? कर्ण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों, ये ऑप्शन में आएगा। तो ऑप्शन कोई भी टॉपिक हो उससे क्वेश्चन बनाना अगर आप सीख गए तो 1% भी चांस नहीं है कि आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो जाए। आगे बात समझ में? तो प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकाश की प्रकृति कैसी है भाई? द्वैत प्रकृति है। द्वैत ऑप्शन नहीं आए तो प्रकाश की कैसी प्रकृति है? कण प्रकृति और तरंग प्रकृति है। आगे बात समझ में? तो अब देखो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, मतलब वो कण की जैसे भी काम करता है और किसकी जैसे काम करता है? तरंग के जैसे भी काम करता है। कि सर हमें कैसे मालूम चले भी वो कण की जैसे काम कर रहा है? हमें कैसे मालूम चले वो तरंग की जैसे काम कर रहा है? हम कैसे मान लें आपकी बात? वो बात तो सही है भाई, ऐसे कैसे मान लें? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब सर ये तो पूरा लॉजिक पे डिपेंड है भाई, बिना तुक्के नहीं चलने वाले हैं। तो भाई इसको प्रूफ करने के लिए देखो थोड़ी घटनाएं तो अपन ने सुनी होगी। कौन सी? परावर्तन, नाम सुना ना भाई? परावर्तन, कसर हम भूल गए परावर्तन, चलो कोई बात नहीं। तो सुबह डेली अपना चेहरा देख के आते हो भी दर्पण में, देख के आते हो ना भाई? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से अपना चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है भाई? ऐसा कुछ ना कुछ तो प्रकाश से संबंधित घटना हो रही है, ठीक है ना? उसी घटना को परावर्तन बोलते हैं, बेसिक तो यही है। बाकी डेफिनेशन वगैरह लिखने वाली वो बाद में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल अगर डेली लाइफ की अगर बात करें तो परावर्तन मतलब अपना चेहरा अपन दर्पण के अंदर देख पा रहे हैं, वो कौन सी घटना है भाई? परावर्तन है। तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। वैसे ही क्या है भाई? अपवर्तन हो गया। आगे बात समझ में? ये कौन सा भाई? जिससे आपने अगर चश्मा लगा लिया हो, चश्मे के अंदर से वस्तुएं दिखने लग जाती है क्या भाई? दिखती है। या फिर एक कांच का गिलास डाल ले लिया हो अपन ने, उसमें जल डाल लिया हो तो जल दिखाई देता है। चलो नहीं देखा हुआ एक्सपेरिमेंट ये तो कर सकते हैं भाई, कांच का गिलास ले लिया, उसके अंदर अपन लेजर लाइट डालेंगे तो होगा क्या? वो लेजर लाइट सीधी सीधी जाती हुई थोड़ी सी लास्ट में जो निकलने वाली है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब उसका डायरेक्शन, मतलब उसका पथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा भाई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है प्रकाश की घटना अपवर्तन के कारण। तो ये दो घटनाएं क्या प्रदर्शित करती है? प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है भाई? कण प्रकृति होती है। वैसे ही अभी तक 11th में एक घटना अपन ने पढ़ी है, वो कौन सी? व्यतिकरण, वो था अपने ध्वनि से संबंधित व्यतिकरण। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित व्यतिकरण। आगे ना बात समझ? इसका एग्जाम्पल बताओ सर। तो इसका एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे कपड़े धोने लग गए अपन, तो कपड़ों के जो झाग है उससे जो बुलबुले बनेंगे वो लाइट पड़ते क्या वो चमकने लग जाते हैं भाई, उनके कलर दिखने लग जाता है। आगे ना बात समझ में? तो वो कलर दिखने का रीजन कौन सी घटना है भाई? वो व्यतिकरण है। तो कुल मिला के व्यतिकरण हो गया। एक घटना हम और पढ़ेंगे, कौन सी? विवर्तन। अभी इसके बारे में 11th में नहीं पढ़ा है। और एक घटना और पढ़ने वाले हैं हम, कौन सी? ध्रुवण।
इसके बारे में। तो ये जो तीनों घटनाएं हैं वो क्या प्रदर्शित करती है, प्रकाश की कैसी होती है भाई, तरंग प्रकृति होती है। तो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकृति से संबंधित। तो आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं। अगर अपन ने टॉपिक पढ़ लिया, अपने को आइडिया नहीं है क्वेश्चन क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो गया भाई। आगे बात समझ में। तो अब देखो है क्या चीज, क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, प्रकाश की प्रकृति ऑप्शन में या तो द्वैत प्रकृति, ये नहीं है तो कर्ण तथा तरंग प्रकृति दोनों, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश की कर्ण प्रकृति की पुष्टि करता है, मतलब कर्ण प्रकृति को सिद्ध करेगा। तो ऑप्शन में या तो परावर्तन आएगा या फिर ऑप्शन बी कौन सा है, अपवर्तन। इनमें से अगर नहीं है तो फिर वो ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा जो कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो वो कौन सी होने वाली है, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। आगे ना बात सुन में। तो टॉपिक क्या बना अपना, प्रकाश की प्रकृति। क्वेश्चन 1, 2 और 3, 3 क्वेश्चन बन गए। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया जाए, आया हुआ है एग्जाम में। क्या आया गया है कि भाई प्रकृति से संबंधित है, अपने तो बस दिमाग में सेट कर लिया भी प्रकाश की प्रकृति कैसे, द्वैत प्रकृति। अगर पूरा टॉपिक क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और चांसेस हैं कि अपना क्वेश्चन गलत हो जाए। तो क्वेश्चन देखो, इसको गलत करने के लिए देखो क्वेश्चन क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन ये बनाया जाता है कि आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश तरंग, कि मतलब प्रकाश किसके रूप में होता है भाई, तरंग के रूप में भी होता है, पढ़ा ना पढ़ने। तो उस प्रकाश तरंग की प्रकृति कौन सी होती है, आगे बात सुने। तो प्रकृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन मुख्य दो है, पहला क्वेश्चन देखो बेसिक क्लियर होना चाहिए, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ये प्रकृति किसकी है भाई, प्रकाश की प्रकृति है। तो प्रकाश की प्रकृति तो क्या है, द्वैत प्रकृति है। वैसे प्रकाश तरंग की प्रकृति अगर बात की जाए, प्रकाश तरंग जो होता है अपना विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक प्रकाश जो तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आगे ना बात समझ क्लियर, दोनों को साथ में लिखेंगे क्लियर जल्दी होगा कि भाई प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति, या फिर ऑप्शन ये वाला, ये नहीं है फिर प्रकाश तरंग की प्रकृति, तो वो कौन सी होने वाली है, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति होने वाली है। आगे ना बात समझ में। अब देखो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, कोई समस्या नहीं है ना। क्वेश्चन क्या बनने वाला है, प्रकाश किसका रूप है भाई, ऊर्जा का रूप है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे इसके साथ में जो क्वेश्चन बनने वाला है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य की वैल्यू दे दी जाए, कि पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा भाग दृश्य प्रकाश का रूप है, या फिर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास लिखो। दो टाइप से बनने वाला है, एंगस्ट्रॉम में तो ये, नैनोमीटर में ये, और मीटर में है तो ये वाला सही होने वाला है। आगे ना बात समझ में। तो प्रकृति वाला टॉपिक अपने क्लियर, कोई समस्या नहीं है। चलो तो सेकेंड पॉइंट क्या रहा है अपना, प्रकृति, इसके बारे में हमने पढ़ लिया भी अच्छे से। अब जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो पूछा जाएगा तरंग दैर्घ्य परास के बारे में, इस तरंग दैर्घ्य परास के बारे में। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास क्या होने वाली है, तो अभी हमने पढ़ा ना, अगर वैल्यू लैम्डा में एंगस्ट्रॉम में पूछी गई है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास ये वाली है, अगर नैनोमीटर में पूछी गई है तो ये वाली है, और मीटर में पूछी गई है तो ये वाली है। तो परास में कोई समस्या नहीं है किसी को। उसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है 4 नंबर जो पॉइंट है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या होती है भाई। अब ये कोटि क्या है, कोटि एमकेएस पद्धति में वो वैल्यू है जो 10 की पावर के रूप में मिलेगी हमें, मतलब जो वैल्यू चेंज ना हो, उसके आगे की डिजिटें चेंज होती रहे। तो मीटर के अंदर तो क्या है 10 की पावर -7 मीटर है, इसमें भी है अभी 10 की पावर -7 मीटर। वैल्यू बस आगे वाली चेंज हो रही है अभी 4 से 7.5 तक आ रही है। तो इस आधार पे जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य कोटि होने वाली है वो कितनी है, 10 की पावर
7 मीटर होने वाली है। आगे बात समझ में। उसके बाद में 5वां पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रकाश के वेग के बारे में या फिर चाल के बारे में। अभी हम प्रकाश के वेग को और चाल को एक ही चीज मान रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी और बताएंगे आगे, कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अगर कोई वस्तु सरल रेखा में जाएगी तो उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी और उसके द्वारा जो विस्थापन होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वह समान रहेगी। अगर वो दोनों समान है तो वेग और चाल क्या होने वाले हैं? समान होने वाले हैं। अब बात करें इस वेग या फिर चाल से संबंधित क्वेश्चन क्या होने वाला है, आगे बात समझे। तो इससे जो क्वेश्चन देखो क्या होने वाले हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग या चाल कितना होता है और कहां पर होता है, आगे ना बात समझे। और दूसरा जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये बनने वाला है कि जहां पर जैसे मान लो, पहले इसके बारे में पढ़ लें कि सर्वाधिक वेग, इसकी वैल्यू तो देखो क्या रहने वाली है, इसकी वैल्यू रहने वाली, इसको c से लिखेंगे और वैल्यू रहेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा भाई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू रहने वाली है, ये वैल्यू कहां पर रहती है प्रकाश की? निर्वात के अंदर रहने वाली है। आजकल एनसीईआरटी बुक में इस निर्वात को देखो क्वेश्चन किस टाइप से आने लग गया है। निर्वात को क्या नाम देने लगे? मुक्त आकाश, फ्री स्पेस। एग्जाम्पल के लिए अपना अंतरिक्ष स्पेस, अंतरिक्ष में अपना कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पे कोई वायु का कण नहीं है, इसीलिए निर्वात को और मुक्त आकाश को एक ही चीज माना गया है। तो क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहां पे होता है भाई? मुक्त आकाश या निर्वात में। ऑप्शन ये आने वाला है। कितना होता है? अगर मीटर में है तो 3 × 10⁸, अगर किलोमीटर में है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में। चलो मान ली भाई प्रकाश की सबसे ज्यादा वेग या चाल निर्वात में है, हवा। इसके अलावा अगर मान लो कि भाई प्रकाश जल के अंदर प्रवेश कर जाए, अपने वायुमंडल में प्रवेश कर जाए या किसी कांच के गिलास में प्रवेश कर जाए, तो उसके वेग के ऊपर या फिर चाल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कम होगी या फिर ज्यादा होगी? तो क्लियर होना चाहिए ना। तो सीधी सी बात है, इस यहाँ पे तो सबसे ज्यादा है मुक्त आकाश और निर्वात में। इसके अलावा कोई भी माध्यम हो जाए तो अन्य माध्यम में क्या इफेक्ट होने वाला है प्रकाश की चाल या फिर वेग के अंदर? तो यहाँ पे जो वेग है उसका मान क्या होता है? सदैव कम होता है। बस सीधी सी बात, थोड़ा लॉजिक लगा दे। यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इससे ज्यादा तो कोई होने वाला नहीं है, बाकी माध्यम में क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमने 10th में पढ़ा था क्या? अपवर्तनांक, जिसका फॉर्मूला क्या है? C/V। यहाँ पे C क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल। V क्या है? प्रकाश की निर्वात माध्यम में चाल या फिर वेग। ये तो बेटा ने। बाकी बेसिक क्या होता है? अपवर्तनांक किसे बोलते हैं? किसी माध्यम का गुण है। जिसे मान लो यहाँ पे जल भर दिया जाए, आगे बात समझ में, तो जल एक माध्यम हो गया। इस माध्यम के अंदर प्रकाश की स्पीड कम करनी है अपने को या फिर ज्यादा करनी है, वो सब डिसाइड कौन करेगा? ये अपवर्तनांक करता है। तो अपवर्तनांक किसे बोलते हैं? किसी माध्यम का ऐसा गुण है जो उस माध्यम में वेग का निर्धारण करता है। किस प्रकार करता है भाई ये? इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी? 3 × 10⁸। लेकिन अपवर्तनांक देखो और ये वेग देखो, माध्यम का वेग एक दूसरे के किस क्रम में है? व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में है। तो व्युत्क्रम का मतलब हमें क्लियर है कि अगर अपवर्तनांक का मान अगर कहीं ज्यादा होगा तो वहां पे वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेग कम। इसका विपरीत क्या होना गया कि अगर अपवर्तनांक
कम है तो वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे अपन ने 10th के अंदर क्या पढ़ा था भाई, जैसे निर्वात हो गया है, तो निर्वात के लिए तो इस अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। नॉर्मल देखें, जल के लिए अगर बात की जाए तो जल के लिए 1.33 ये मानते हैं। एक साधारण कांच की अगर बात की जाए उसके लिए 1.50 मानते हैं। और सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, डायमंड के लिए, हीरे के लिए होती है। कितनी होती है, 2.42 सबसे ज्यादा। तो कंपैरिजन करें भाई, रटना नहीं है। निर्वात में सबसे ज्यादा है, क्यों है भाई, निर्वात में इनकी कंपैरिजन अपवर्तनांक सबसे कम, तो जिसके लिए अपवर्तनांक कम वेग सबसे ज्यादा, यही बात हुई। सबसे ज्यादा किसमें, मुक्ताकाश या फिर निर्वात में। बाकी में क्या होगा, निर्वात की तुलना में अपवर्तनांक बढ़ रहा है भाई। जैसे जल में बात की जाए, जल में वेग कम होगा या फिर ज्यादा होगा भाई, तो जल में अपवर्तनांक क्या है, बढ़ गया है, तो ये ज्यादा हो गया है, तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा भाई। आगे ना बात समझ में, इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन वैल्यू भी निकाल सकते हैं कितना कम होगा। आगे ना बात समझ में। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया है, 5वां पॉइंट अपना क्या है, प्रकाश के वेग और चाल से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन होने वाला है, 2 टाइप के क्वेश्चन। पहला तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग या फिर चाल कहाँ पर होती है और कितनी होती है। तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल या वेग कहाँ पर होती है, मुक्त आकाश या फिर निर्वात के अंदर होती है। और कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है 1 सेकेंड में प्रकाश कितना चलता है भाई, 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी ना, ऐसी तो कोई अपने पास है ही नहीं वस्तु जिसकी स्पीड कितनी बना दे भाई, 3 लाख किलोमीटर बना दे, नहीं है ना। तो यही रीजन है, कोई भी चीज रटनी नहीं है। अपने को आइडिया है भाई, सूरज से जो प्रकाश आता है, पढ़ा होगा भाई अपन ने, पृथ्वी पर आने पर उसको कितना टाइम लगता है भाई, 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। और कई बुक में 24 की जगह 16 सेकंड भी है। आगे ना बात समझ में, तो राउंड फिगर में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। तो ये किस वजह से अपन कह पा रहे हैं, स्पीड की वजह से कह पा रहे हैं भाई, कि भाई प्रकाश की स्पीड इतनी है। पृथ्वी से सूरज तक की दूरी भी फिक्स है अपने पास, जब दूरी फिक्स है, स्पीड वेग भी फिक्स है, तो टाइम निकल जाएगा इजीली। इसी बेस पे ये टाइम है निकाला गया है। आगे ना बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग या फिर चाल कहाँ पे, मुक्त आकाश या फिर निर्वात में, कितना, इतना। अन्य माध्यम में वेग पर क्या इफेक्ट होने वाला है, मतलब प्रकाश किरण निर्वात की जगह जल में प्रवेश करा दी जाए, या फिर कांच के अंदर प्रवेश करा दी जाए, या हीरे के अंदर प्रवेश करा दी जाए, या फिर उस प्रकाश किरण को तेल में प्रवेश करा दिया जाए, तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, MCQ टाइप का, ब्लैंक टाइप का। तो क्या हो जाएगा भाई, इन सभी माध्यमों में जो अपवर्तनांक है निर्वात की तुलना में बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है, ये अधिक हो रहा है, तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधा क्लियर होना चाहिए कि इसको, निर्वात को छोड़ के कोई भी माध्यम हो जाए, सब में वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा बुद्धि वाला क्वेश्चन, तुम्हें नहीं लगानी है, देखो ध्यान रखे। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका भाई, हीरे का है। तो हीरे में वेग भाई अपने को क्लियर है, सबसे ज्यादा तो वेग यहाँ पे है, तो सबसे कम किसमें है फिर, वो भी क्लियर होना चाहिए ना। तो अपवर्तनांक हीरे का सबसे ज्यादा, तो सबसे कम है वेग। तो हीरे के लिए अपवर्तनांक ज्यादा है, वेग का मान क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। क्लियर हो गई। तो 5वां पॉइंट अपना क्या था, वेग या फिर चाल, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब अगला पॉइंट देखो क्या है, तो हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, प्रकृति के बारे में पढ़ा था।
तीसरा पॉइंट अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? तरंग दैर्घ्य परास के बारे में पढ़ा था। 4 नंबर पॉइंट अपन ने इस तरंग दैर्घ्य की कोटि के बारे में पढ़ा है। 5वां पॉइंट अपन ने किसके बारे में पढ़ा है? प्रकाश के वेग या फिर चाल के बारे में। अब 6ठा पॉइंट अपन बात करें प्रकाश की दिशा, कि प्रकाश किस दिशा में गति करता है। साथ में इसी में हम क्या पढ़ेंगे? गति, कि प्रकाश किस प्रकार की गति करता है। आगे ना पास में तो दिशा, पहले तो गति पे देखे भाई, तो प्रकाश किस प्रकार की गति करता है। अपन ने सुना होगा कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, तो अभी तो याद रखना, भी बताऊंगा आगे सरल रेखा में ही क्यों चलता है वो। आगे ना पास में तो सीधी सी बात है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, इसलिए गति कौन सी होगी? सरल रेखीय गति। ये या इसे बोला जाए तो स्थानांतरण गति बोला जाएगा। आगे ना पास में, और गति का पथ पूछा जाए तो गति का पथ कौन सा होने वाला है? सरल रेखीय पथ। किस पे पथ में गति करेगा? सरल रेखीय पथ में प्रकाश गति करेगा। आगे ना बात में दिशा की अगर बात करें कि भाई प्रकाश की दिशा बताओ, जैसे मान लो ये अपना बोर्ड मान लो भाई, मान लिया ना। अब इससे जो ब्राइटनेस, जो चमक निकल रही है, अगर वो आपकी तरफ निकल रही है या उस साइड निकल रही है या फिर किधर भी निकल रही है, तो कुल मिला के जो अपने पास जो प्रकाश का जो ब्राइटनेस है, जो चमक जिस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब प्रकाश जिस तरफ फैल रहा है, उस दिशा में ही प्रकाश की दिशा को माना जाएगा। तो कुल में लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से आने वाला है, तो अपना जो क्वेश्चन आने वाला है दिशा का, वो किस प्रकार से आएगा कि प्रकाश की दिशा किस प्रकार होती है? जिस तरफ ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा का क्या होगा भाई? उत्सर्जन होगा। उस उत्सर्जन की दिशा में प्रकाश की दिशा होने वाली है। तो 6ठा पॉइंट क्लियर, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि भाई प्रकाश की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ये आता है, ऊर्जा उत्सर्जन की दिशा में, जिधर ऊर्जा निकलेगी उसी दिशा में प्रकाश गति करेगा। अगला, प्रकाश किस प्रकार की गति करता है, तो प्रकाश सरल रेखीय गति करता है। अगर सरल रेखीय तो उसका पथ कैसा होगा? सरल रेखीय पथ होगा, या इसे ऋजु रेखीय पथ भी बोल सकते हैं। आगे ना बात सुने, उसके बाद में 7वां पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ ले। देखो एक छोटा सा आईक्यू वाला क्वेश्चन, कई बार घुमा के क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पूछा जाता है कि प्रकाश को गति करने के लिए, कि अपना जो सूरज से प्रकाश आ रहा है या फिर अपने बल्ब से जो प्रकाश जा रहा है, उस प्रकाश को गति करने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या फिर नहीं। क्वेश्चन सिंपल सा है ना। क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश है, उसको गति करने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता है या फिर नहीं। तो माध्यम की आवश्यकता देखनी है अपने को, है या नहीं। तो माध्यम में तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रकाश जो है को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर ऐसे कैसे मान ले? नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे तो मेरी बात सुनो भाई। सूरज से जो प्रकाश आ रहा है अपने अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा पहले, फिर अंतरिक्ष से अपने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा ना। उसके बाद में अगर मान लो अगर तुमने गिलास रख दिया, उस गिलास के अंदर अगर कोई वैसी नॉर्मल तो सुना होगा ना भाई, कांच के गिलास में किसी पेंसिल को डाल दिया जाए, पेंसिल तिरछी दिखाई देती है, या किसी सिक्के को डाल दिया जाए वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? प्रकाशिक घटना हुई है। तो क्या बताया मैंने, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कैसे समझेंगे सर, कि भाई प्रकाश अपने अंतरिक्ष में, वहां पे तो कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पर भी तो गति करके आ रहा है ना। अपने पृथ्वी के अंदर आ गया तो पृथ्वी के अंदर अपने वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, तो गैसों के अंदर भी प्रवेश कर रहा है, तो वहां पर भी गति कर सकता है। अगर किसी पात्र में, किसी गिलास के अंदर जल डाल दिया जाए, उसके अंदर भी प्रकाश प्रवेश कर रहा है ना। तो सीधी सी बात क्या है, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता सर किसको पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है साउंड को, अपनी ध्वनि को। अगर अपने यहाँ पे वायुमंडल है, मतलब माध्यम है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको सुनाई दे रहा है। अगर यही काम हम अंतरिक्ष में जाके करेंगे, अगर मैं बोलता रहूँगा, वहाँ पे माध्यम नहीं है, तो अपने साउंड के जो कण है वो मेरे द्वारा बोले गए साउंड के कण आपकी तरफ नहीं पहुंच पाएंगे और आपको सुनाई बिल्कुल नहीं देगा। आगे ना बात समझ में? तो ये था अपने पास थोड़ा सा बेसिक प्रकाश से रिलेटेड। अब हम पढ़ने वाले एक बड़ा टॉपिक, डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अब ये गोलीय पृष्ठ क्या होता है भाई? गोलीय पृष्ठ एक कांच का पृष्ठ मान ले, जो क्या काम में आता है। जैसे हमने लेंस के बारे में पढ़ा होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस पढ़े ना भाई। तो इन सभी लेंसों को निर्माण करने के लिए एक पृष्ठ का उपयोग लिया जाता है, जिस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? गोलीय पृष्ठ बोलेंगे। तो गोलीय पृष्ठ क्या है भाई? ऐसे पृष्ठ, ऐसे पारदर्शी पृष्ठ जिनका उपयोग किसी लेंस के निर्माण के लिए किया जाता है, ऐसे पृष्ठ को क्या बोलेंगे? गोलीय पृष्ठ बोलने वाले हैं। आगे ना बात समझ में? अब इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की घटना किस प्रकार होती है, ये अपने एक 3 नंबर का या फिर एक 4 नंबर का टॉपिक होने वाला है। तो इस टॉपिक के बारे में अपने को क्लियर होना चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है अपने पास। आगे ना बात समझे? तो इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन क्या है, एक तो अपने 3 या 4 नंबर का डेरिवेशन होने वाला है, आगे बात समझ में। दूसरा सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन क्या होने वाला है, सीधा इसका जो लास्ट फॉर्मूला निकलने वाला है। आगे बात, वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, जो हम आगे करेंगे अभी। आगे ना बात समझे? तो 3 ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर अपने को क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन, तो 1% चांस नहीं है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। आगे ना बात समझ में? तो अब देखो है क्या ये टॉपिक। तो गोलीय पृष्ठ, जैसे ये एक मान लो, एक गोलीय कांच का पृष्ठ मान लो, मान लिया ना, एक गोलीय कांच का एक पृष्ठ है, पूरा कांच का बना हुआ है। इसके बाहर क्या है भाई? हवा है, इधर भी हवा है और इधर भी हवा है। आगे ना बात समझ में? अपन ने थोड़ा सा पढ़ा होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। सघन माध्यम किसे बोलेंगे भाई? ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास में रहते हैं। विरल जिसमें माध्यम के कण दूर दूर रहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आए तो सीधी सी बात भाई, ऐसा माध्यम जो अपनी आंखों से हम देख पाए वो है सघन, और जिन्हें आंखों से नहीं देख पाए वो है विरल। ये 10th स्टैंडर्ड की बात, क्योंकि निर्वात को हो, हवा को ही क्या माना गया 10th स्टैंडर्ड में? विरल माध्यम माना गया। अब बात अलग है, 12th के अंदर अपन अपवर्तनांक के आधार पे डिसाइड करेंगे कि सघन कौन सा है और विरल कौन सा है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो होगा सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो होगा विरल। तो इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी
तो उस अपवर्तन की घटना के बाद में जो अंतिम सूत्र निकलने वाला है उस सूत्र की हमें क्या करनी है, उत्पत्ति करनी है। तो इसके लिए देखो हम इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने बनाया एक गोलीय पृष्ठ, इसके इस साइड में अपन क्या मान के चल रहे हैं, सारा क्या है, वाई कांच का बना हुआ, पूरा कांच का ना गोलीय पृष्ठ। तो इस साइड में तो अपने क्या है, ये कांच का बना हुआ है, मतलब कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। और इसके इस साइड में क्या है, हवा है, जिसको हमें विरल माध्यम मान सकते हैं। आगे ना बात में डेरिवेशन में नंबर कब आएंगे, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए आंसर लिखने का। तो जैसे ये डेरिवेशन आ गया तो कैसे, सबसे पहले तो इसका अच्छा डायग्राम होना चाहिए। इस डायग्राम के आधार पे हमने को पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बनने वाले हैं। आगे ना बात, अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो बहुत इजी डेरिवेशन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। अब देखो कैसे इजी है, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखो, पहले देखो मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूँ, जिससे मैंने इसको नाम दे दिया ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो मैं पहला पॉइंट ये लिखूंगा, माना ए बी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। गोला है तो गोले का सेंटर भी होगा, अगर सेंटर होगा तो उसकी त्रिज्या भी होगी, जिसका वक्रता केंद्र जैसे मान लो ये हो गया, इसका सेंटर पॉइंट सी हो गया, सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर तक की डिस्टेंस को अपन क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या आर से लिखेंगे। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि माना ए बी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, आर। आगे बात सुन में, दूसरा पॉइंट, इसके बाहर का जो माध्यम है वो कैसा है, विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक लिखना चाहूं मैं या तो μ1 से लिखें, अगर n से पढ़ा है तो n1 से पढ़ेंगे अपन। और इसके इस साइड जो पूरा कांच का बना हुआ है, इसका अपवर्तनांक मैं क्या मान रहा हूं, μ2 या फिर n2। आगे ना बात सुन में, अब देखो इसका डायग्राम, अपने को परावर्तन की घटना प्रदर्शित करनी है। तो डायग्राम बहुत सरल है, जिसे मान लो मैंने ये एक मान ली क्या है कि एक यहाँ पे मैंने मान लिया एक वस्तु ऑब्जेक्ट ओ मान लिया है, मान लिया एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब देखना अपने को किस प्रकार से बनेगा, परावर्तन की सॉरी अपवर्तन की घटना के आधार पे। तो अपने क्या पढ़ा है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण ये जा रही है भाई, चली गई। हमने पढ़ा है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, कब तक, जब तक माध्यम नहीं बदले। यहां से लेकर यहां तक क्या है, विरल मतलब हवा है, यहाँ पे माध्यम बदल गया है तो वेग कम होगा, इसका पथ भी चेंज होगा। तो हिसाब से तो प्रकाश किरण कैसे जानी चाहिए, अगर सरल रेखा है तो इस प्रकार से जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं जाएगी, इसका पथ विचलित होगा। तो विचलित होगा किसके आधार पे, अभिलंब के आधार पे चेंज होगा। तो इस पॉइंट पे मैं एक अभिलंब खींच रहा हूं जो इसके वक्रता केंद्र है सी को क्रॉस करेगा। क्या आइडिया ना अपने को, अगर कोई गोलीय पृष्ठ है उसके ऊपर किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचे, वो सदैव उसके वक्रता केंद्र सी को ही क्रॉस करता है। आगे ना बात समझे। अब देखो परावर्तन की घटना, यहाँ कौन सा माध्यम है, विरल, अंदर कौन सा है, सघन है। तो अपने को मालूम है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये अपना अभिलंब है, उसके या तो पास आएगी या फिर दूर जाएगी। तो अपने को देखो विरल माध्यम में जैसे मान लो हवा है, हवा में वेग ज्यादा, कांच के अंदर वेग हो जाएगा कम, तो वेग कम हो जाएगा तो मतलब अभिलंब के क्या आ जाएगी, वो पास में आ जाएगी। अगर वेग ज्यादा हो जाता तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो रटना नहीं है कि भाई विरल से सघन में आती है तो अभिलंब के पास में आती है। क्यों आती है, क्योंकि वेग कम हो जाता है, वेग कम होने के कारण वो ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है, थोड़ा पास में आता है। तो अभी तो सीधा याद रखना है कि विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब के क्या आएगी, पास में आएगी प्रकाश किरण। तो लगाएं भाई।
तो देखो ये प्रकाश किरण है, अब विलंब के पास में आना मतलब ये नीचे की तरफ मुड़ेगी, अब विलंब से दूर जाना मतलब ऊपर की तरफ मुड़ती है। तो विलंब के पास में आना है तो नीचे मुड़ेगी भाई, तो यहाँ से मुड़ के ये गई। जहां पर भी ये वाली प्रकाश किरण और एक ये दूसरी प्रकाश किरण ये माने, क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें होनी चाहिए। तो एक प्रकाश किरण तो ये, दूसरी प्रकाश किरण ये। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनने वाली है। आगे ना बात समझ में। तो ये इसका नॉर्मल सा डायग्राम हुआ है। अब इसको देखो थोड़ा सा आप सही करें अच्छे से। तो अब देखो परावर्तन के नियम के अनुसार ये हो गई आपतित किरण और ये विलंब, इनके बीच का कोण क्या होता है भाई, आपतन कोण आई। ये अपनी अपवर्तित किरण और ये विलंब, इनके बीच का कोण है अपवर्तन कोण आर। आगे ना बात में। अब ये तो हो गया इसका नॉर्मल डायग्राम। अब देखो क्या लिखने हैं पॉइंट, क्या लिखेंगे, माना ए बी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसके विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा जिसके कांच मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। पहला पॉइंट समझ में आ गया ना। दूसरा पॉइंट, इस अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक कितनी दूरी पर हम u दूरी पर एक क्या ले रहे हैं कि वस्तु ले रहे हैं, कि इस गोलीय पृष्ठ से u दूरी पर स्थित वस्तु O का यहाँ पे कौन सी घटना हुई है, प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद में कितनी दूरी पर, प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं भाई, v से लिखते हैं, v दूरी पर प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। ये 2 पॉइंट लिखने हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट कोई भी नहीं लिखना है। डेरिवेशन बहुत सरल है। स्टार्ट देखो कैसे कर रहे हैं। तो देखो स्टेप वाइज चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, सबसे पहले देखो अपने पास इस डायग्राम में कौन सी घटना हुई है, अपवर्तन हुआ है। और अपवर्तन के लिए हमने नियम पढ़ा है स्नेल का नियम, तो सबसे पहले हम वही अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करनी है, हमें स्नेल का नियम अप्लाई करना है। तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि जो साइन आई है और जो साइन आर है, इनका जो अनुपात होगा अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होगा। तो ऊपर कौन से माध्यम का अपवर्तनांक आएगा और नीचे कौन से माध्यम का अपवर्तनांक आने वाला है, वो डिसाइड होता है कि प्रकाश किरण कौन से तो मध्यम में गई है। तो ऊपर तो उस मध्यम का अपवर्तनांक लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश किरण गई है। कौन से में गई है भाई, सेकंड में गई है, तो लिखेंगे सेकंड का। नीचे वो लिखेंगे जिस माध्यम से प्रकाश किरण प्रारंभ हुई, कौन से μ1 से, ये वाला है। अब हमने पढ़ा है जितनी भी प्रकाशिक घटनाएं होती हैं उनमें जितने भी कोण बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, अल्प होते हैं। तो अल्प होते हैं तो क्या लिखेंगे कि हमें मालूम है कि जो कोण I है और जो कोण R है वो क्या है, अल्प है, छोटे हैं। और छोटे होने की कंडीशन क्या है, कोण के साथ में कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे साइन है, उसका मान सिर्फ एंगल के बराबर मानेंगे। वैसे ही साइन आर को लगभग इसके बराबर आर के बराबर मानेंगे। तो यहाँ से स्टेप क्या बनी है, समीकरण 1 से साइन आई को तो क्या बोल देंगे, आई, आर को, साइन आर को आर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। हो गई बात समझ में। अब क्या करना है, अपवर्तनांक फिक्स होता है, ये कोण तो अपन ने काल्पनिक माने हैं, तो अगली स्टेप क्या बनती है, तो स्टेप नंबर 2 रहेगी अपने
ये जो कोण है अपने पास आई और आर, इनकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। अब आई और आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, आई कोण देखो क्या है भाई, एक चीज तो पता होगा भाई, इस कोण त्रिभुज का, जैसे इसको मैं नाम दे दूं एम बिंदु मान लो, ये ओ हो गया और ये आई हो गया, तो एम ओ आई, इस त्रिभुज का भाई इस कोण किसको मानेंगे हम, इस आई कोण को मानेंगे। इस त्रिभुज के आंतरिक कोण मानेंगे इसको, और एक इसको मानेंगे ना। तो ये पता है ना, किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण उसके अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कोण मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि भाई ये कौन है, वस्तु, ये वक्रता के अंदर सी, और ये प्रतिबिंब हो गया अपना आई। तो मान रहे हैं, बस 15 मिनट वगैरह ला दीजिए। तो अब हम क्या मान रहे हैं कि माना कि ये जो वस्तु है कितना कोण बना रही है, अल्फा, वक्रता के अंदर कितना बना रहा है, बीटा, और जो प्रतिबिंब में कितना कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए इस त्रिभुज एम ओ आई में ले लेंगे। तो त्रिभुज एम ओ आई में इस त्रिभुज का भाई इस कोण कौन है, आई है, वो किसके बराबर होगा, अंदर के दो कोण अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। वैसे ही त्रिभुज एम सी आई, ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में हमें भाई इस कोण किसे मानेंगे, बीटा को मानेंगे, वो किसके बराबर होगा, आर प्लस गामा के। तो त्रिभुज एम सी आई के अंदर बात की जाए तो इस त्रिभुज में बीटा कोण किसके बराबर, आर प्लस गामा के। अपने को तो आई और आर की चाहिए, तो यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा, इस साइड में आ जाएगा बीटा माइनस गामा। तो स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गई अपनी। तो मेन टॉपिक माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे एंड करेंगे। तो मेन सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना। तो पहला अपवर्तन का नियम हमने अप्लाई किया स्नेल का नियम से, यही पढ़ा है। यहाँ पे कोण को अल्प माना तो क्या बन गया, साइन आई को आई बोल दिया, आर साइन आर को आर बोल दिया, तो यहाँ से आई बटा आर बन गया। ये आगे अगली स्टेप अपने आप समझ में आ गई भाई, अपने को क्या चाहिए, आई और आर की वैल्यू चाहिए। तो आई आर की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब आई आर की वैल्यू भाई अल्फा और बीटा तो काल्पनिक एंगल माने, तो अपन क्या करते हैं, कोण अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो अब आगे देखो स्टेप थर्ड, आगे ना बात समझे। तो कोण अल्फा बीटा गामा, तो इस पॉइंट एम से इस मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींच लूं मैं। क्यों खींची गई है, इसलिए खींची है कि इस एम एन को तो मैं लंब मान के इस ओ तक का एक त्रिभुज ले लूं जहां से अल्फा निकलेगा, एम एन को लंब मान के सी तक एक त्रिभुज ले लूं उसमें बीटा निकलेगा, एम एन को लंब मान के आई तक एक त्रिभुज ले लूं उससे क्या निकल जाएगा, गामा। तो भाई अल्फा बीटा निकालने के लिए लंब है और आधार से संबंधित कोई भौतिक राशि निकालनी पड़ेगी। आगे ना बात समझ में। तो ये त्रिभुज एम एन ओ से तो हम क्या निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज एम एन ओ से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, टेन अल्फा की। क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। इस त्रिभुज का लंब क्या होने वाला है, एम एन, और इसका आधार ओ एन, जिसको मैंने लिख दिया है एम एन बटे ओ एन। वैसे ही त्रिभुज एम एन सी से
त्रिभुज क्या है, एम एन और सी, यहाँ पे कौन है, बीटा है, तो बीटा निकालेंगे तो टेन बीटा क्या हो जाएगा भाई, एम एन बटे एन सी। आगे ना बात समझ में, एम एन बटे एन सी, और एम एन आई से गामा कौन निकलेगा, तो त्रिभुज एम एन आई से अगर बात की जाए तो यहां से निकलेगा टेन गामा, वही लंब एम एन और लंबे एन आई, ये तो है ना भाई, एम एन और ये एन आई। अपने को तो वैल्यू किसकी चाहिए, आई आर के लिए अल्फा बीटा गामा की चाहिए, ना कि टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा की। हमने पढ़ा अभी त्रिकोणमितीय फलन प्रकाशिकी में सारे क्या होते हैं, अल्प होते हैं, तो इनको मान सकते हैं कि भाई कि अल्फा बीटा और जो गामा कोण है वो सभी क्या है, अल्प है। तो अल्प होने की कंडीशन हमने क्या पढ़ी है, कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ में हो सिर्फ कोण के बराबर, तो यहां से टेन अल्फा अल्फा के बराबर, टेन बीटा का मान बीटा के बराबर, और टेन गामा का मान है गामा के बराबर। तो यहां से क्या बन गया है, यहां से क्या बना है, अल्फा बराबर एम एन बटे ओ एन, बीटा बराबर एम एन बटे एन सी, और गामा बराबर क्या बना है, एम एन बटे एन आई। इन सभी को मिला के मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया है 5। ये अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 और 4 में रखने वाले हैं। तो समीकरण 5 से मान कहां रखेंगे हम, 3 व 4 में रखेंगे। तो जैसे ही हम मान रखेंगे, आई का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा, तो आई की वैल्यू क्या निकल के आई है, अल्फा प्लस गामा, तो एम एन बटे ओ एन प्लस एम एन बटे एन आई, तो ये मान हो गया है आई का। समीकरण 6, आर का मान क्या है, बीटा माइनस गामा, तो यहां से आर बराबर बीटा में से गामा घटाना है, तो एम एन बटे एन सी माइनस एम एन बटे एन आई, ये वैल्यू किसकी हो गई भाई, समीकरण नंबर 7 आर की। तो स्टेप समझ में आएगी ना, डेरिवेशन बढ़ा है लेकिन बहुत इजी है। क्या करना है भाई, सबसे पहले अपवर्तन की घटना है तो अपवर्तन का नियम लगाया, स्नेल का नियम लगाया, यही पढ़ा है। अब इसको सरल करने के लिए हमें मालूम है प्रकाशिक घटनाओं में जितने भी कोण होते हैं सारे अल्प, इसलिए साइन आई को आई माना है, साइन आर को आर। तो यहां से समीकरण क्या बना है, आई बटे आर बराबर ये वाला। आगे ना बात समझ में। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, आई और आर कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि अपवर्तनांक तो निश्चित होता है अभी, कोण हम चाहे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगली स्टेप हो गई कोण आई और आर की गणना करते हैं अपन। आगे ना बात समझ में। तो अपने को आइडिया है कोई भी त्रिभुज हो उसका बहिष्कोण, जैसे त्रिभुज एम ओ आई, यहां से तो बहिष्कोण कौन है, आई, इसका मान किसके, अल्फा और गामा के बराबर, ये लिखा है। और बीटा की अगर बात की जाए, बीटा बहिष्कोण है किस, इस त्रिभुज का, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, आर प्लस गामा के इक्वल। तो यहां से आर का मान निकाला है तो बीटा माइनस गामा, ये वैल्यू निकल के आई। तो अगली स्टेप अपने को आई आर की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा गामा तो सिर्फ काल्पनिक कोण है, अपने कल्पना ही तो की है, इसलिए अपन किन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, अगली स्टेप में कोण अल्फा बीटा और गामा की गणना करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा की गणना करने के लिए मान लिया कि इस मुख्य अक्ष पर बिंदु एफ से एक अभिलंब डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर ये अभिलंब बना लेंगे तो इस अभिलंब के और ओ के बीच में जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज नंबर 1, इसमें अल्फा की वैल्यू निकलेगी। इस अभिलंब को सी तक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज नंबर 2, इसमें बीटा की वैल्यू निकलेगी। एम एन को अभिलंब मान के लंब मान के आई तक जो त्रिभुज बनाए, त्रिभुज नंबर 3, इससे निकल जाएगा गामा की वैल्यू, यही वैल्यू निकाली है।
मालूम है अपने को सिर्फ आई और आर चाहिए, तो अपने को आइडिया है कि अल्फा बीटा गामा सारे कोण क्या होंगे, अल्प होंगे। तो अल्प होते ही टेन अल्फा अल्फा बोला जाएगा, टेन गामा गामा बोला जाएगा, और टेन बीटा वो बीटा बोला जाएगा। ये बात है ना। तो इनको इन्हीं समीकरण से क्या लिख दिया, टेन अल्फा इक्वल टू ये, इस समीकरण से बीटा बराबर ये, और इस समीकरण से गामा बराबर ये। अब इन्हीं अल्फा बीटा गामाओं की वैल्यू इस आई और आर की समीकरण में रखनी है। आई की समीकरण में रखा तो ये वाला समीकरण, आर वाले समीकरण में रखा है तो ये वाला समीकरण। अब ये आई और आर इस मुख्य समीकरण 2 में रख दे और आंसर आ गया। तो समीकरण 6 और 7 से मान 2 में रखेंगे हम। रखेंगे तो क्या रखना है अपने को, आई का मान क्या है ये, आर का मान ये। तो मतलब समीकरण 6 में एक तरह से 7 का ही तो भाग हो गया ना, हो गया ना। तो इसको देखो मैं सरल तरीके से लिखना चाहूं, देखें क्या हुआ है, एम एन बटे ओ एन, एम एन बटे एन आई, ये किसकी वैल्यू है भाई, आई की। नहीं समझ में आया तो वापस देखो, एम एन बटे ओ एन या एन ओ, एम एन बटे एन आई मान ले। वैसे ही आर लिखेंगे एम एन बटे एन सी, एम एन बटे एन आई, एम एन बटे एन सी, एम एन बटे एन आई। ये वैल्यू किसकी हो गई, आर की हो गई। आगे क्या है, म्यू 2 बटे म्यू 1। इन सभी, इसको और सरल करना चाहे, इन दोनों के अंदर एम एन है, इसमें भी एम एन है, कॉमन आ सकता है, इसमें भी एम एन है इसमें भी एम एन है। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूं मैं, एम एन को कॉमन ले लेता हूं। तो इधर एम एन को मैं कॉमन लेता हूं, तो ऊपर क्या बचा है, 1 बटा ओ एन, 1 बटा एन आई, नीचे भी एम एन कॉमन, 1 बटा एन सी, 1 बटा एन आई। आगे सेम ऐसे कैसे, यहाँ एम एन से एम एन कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल होने के बाद में देखो आगे क्या बचा है, ऐसे कैसे स्टेप, 1 बटा ओ एन, 1 बटा एन आई, 1 बटा एन सी, 1 बटे एन आई। आगे ऐसे कैसे। अब इस समीकरण के अंदर 1 2 3 4, इन चारों की वैल्यू रखनी है, चित्र से इनका मान देख के रखना है। ओ एन का मान क्या रहेगा, एन आई, दो जगह एन आई का मान क्या रहेगा और एन सी का मान क्या रहने वाला है। तो अपने को मान चाहिए किस नियम के आधार पे हम देखेंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम से। एक तो अपने को चाहिए एन सी की वैल्यू, ओ एन की वैल्यू और एन आई की वैल्यू। देखो भी डायग्राम, ओ से लेकर एन तक की दूरी क्या मान सकते हैं, इसको यू मान सकते हैं। अपने को मालूम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार, शॉर्ट देखें, कोई भी लेंस हो दर्पण, उसके लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरी है उसको ऋणात्मक और दाईं तरफ की दूरी धनात्मक, नॉर्मल तो यही ध्यान रखें। तो ओ एन किस साइड में, लेफ्ट साइड में है, ओ एन का मान माइनस का यू। एन से लेकर सी तक की दूरी क्या है भाई, आर है, किस तरफ है, दाईं तरफ है तो धनात्मक।
एन आई, ये क्या है, दूरी v है, किस तरफ है, दाईं तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से देखो मान क्या रहा है, एन सी तक की दूरी है, आर से लिख रहे हैं तो प्लस की आर, ओ से लेकर एन वस्तु दूरी है माइनस का यू, एन से लेकर आई तक प्रतिबिंब की दूरी है जिसको वी से रखेंगे। तो ये सारा मान इस समीकरण में अपने को रखना है। तो मान रखे देखो, 1/ON, ON का मान है माइनस का यू, प्लस 1/NI, NI का मान है 1/V, 1/NC, NC का मान है R, फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो माइनस लगाया है, 1/NI, NI का मान है V, आगे ऐसे गैस। अब इस फॉर्मूले को हमें किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है, इस प्रकार से μ2 माइनस μ1/R, μ2/V, μ1/U, इस फॉर्मेट में अपने को इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इस फॉर्म में भी आ जा सकता है कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र ये दे दिया जाए, इसकी उत्पत्ति करो। तो इस फॉर्मूले को इस हिसाब से एडजस्टमेंट में कर सकते हैं। तो क्या करें, μ1 इधर ले जाएं और ये वाली डिजिट ऊपर ले जाएं, तो μ1 इधर आएगा तो इधर क्या बनेगा, माइनस का μ1/U, प्लस का निशान, μ1 इधर है ना भाई, μ1/V, ये वाला टर्म ऊपर, μ2 गुणा में होगा तो μ2/R, μ2 इससे भी गुणा होगा भाई, μ2/V। R के पद एक साइड करें, एक पद, सॉरी कुछ तो गड़बड़ी कर दी, NI रखना था, भाई NI रखना है ना अपने को, NI की वैल्यू तो अपने पास R थी भाई, R रखना है, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी भाई, R बनेगी। तो R की टर्म ये रही और एक ये रही, μ2 वाले टर्म को प्लस में रखना है, तो इस वाली वैल्यू को तो मैं क्या कर दूं, इधर ले जाऊं, और इधर वाली वैल्यू को मैं इस तरफ लेके आऊं, तो क्या होगा भाई, माइनस का μ1/U, तो माइनस का μ1/U, इधर ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया μ2/V, आगे देखो ये प्लस का है ही μ2/R, इस वाले को उधर लेके जाए, प्लस का उधर जाके माइनस का। अब इसमें और इसमें देखो क्या फर्क है, तरीके वाइज लिखना है बस, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए, R कॉमन ले लिया जाए, तो क्या बनेगा भाई, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, R कॉमन लिया, उस कॉमन वाले पद को नीचे लिख दिया है, V वाला पहले लिख दिया है क्योंकि प्लस का है, तो इसको लिखेंगे μ2/V, ये पहले लिख दिया है, ये बाद में तो माइनस लगा दिया है ये चीज, तो ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट। आगे ना बात सुन में, तो देखो हमने किया क्या है, सरल सा है। सबसे पहले मान लो ये 3 नंबर का है, 4 नंबर का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे अच्छे से, तो डायग्राम बनाने के बाद में इसके लिए 2 पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट क्या क्या बताया मैंने, जो इस डायग्राम में अपने को दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ए और बी को क्या मानना है, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या माने सेंटर तक की दूरी क्या है, R है, मान लिया ना, जिसके बाहर क्या है, विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक क्या मान रहे हैं हमें, μ1 है, और जिसका सघन माध्यम है अपवर्तनांक क्या मान रहे हैं हमें, μ2 मान रहे हैं, ये मान रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं, इस गोलीय पृष्ठ से कितनी दूरी पर है, U दूरी पर क्या लिया गया है, वस्तु ऑब्जेक्ट O लिया गया है। इस वस्तु O का कौन सी घटना हुई है, अपवर्तन की घटना हुई है, के बाद में कितनी दूरी पर है, V दूरी पर है, क्या बना है, प्रतिबिंब I बना है। आगे ना बात समझे।
ठीक है ना बात समझ में। तो डेरिवेशन बहुत सरल था, स्टेप वाइज चले, कितनी स्टेप में हुआ है, पहले स्नेल का नियम लगाया, ये वाली टर्म निकल के आ गई। आगे ना बात समझे। सेकंड स्टेप में क्या था भाई, आई और आर की वैल्यू हमने फाइंड की है, जो ये निकल के आई। तीसरी स्टेप में हमने क्या किया, इन कोण अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ज्ञात की है, जो हमारे पास है ये निकल के आई है। उसके बाद में हमने इन्हीं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किसमें, समीकरण आई और आर की वैल्यू में रखी है। फिर उसके बाद में क्या किया है, इन आई और आर की वैल्यू समीकरण 1 में रखी है, जिससे अरेंज करने के बाद में हमें क्या फॉर्मूला निकल के आया, ये वाला निकल के आया। तो इस टॉपिक के पर्सन समझ आए ना, एक तो डेरिवेशन, एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। आगे ना बात समझ में। तो ये टॉपिक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।